हेलो स्टूडेंट्स। कल हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था हमने, और आज हम उसी जहाँ तक हमने लास्ट में कल पढ़ा था उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है एक या अधिक अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर हो सकता है। अभिक्रिया के वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण जब किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेग नियम व्यंजक कहते हैं। यहाँ पे जो पहली लाइन है, अभिक्रिया का वेग एक अथवा अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसका मतलब आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स या अभिकारक होते हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में जिस अभिकारक की सांद्रता पर वो निर्भर करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका वेग नियम लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं, एक की सांद्रता पर ज़्यादा निर्भर करता है, दूसरे की सांद्रता पर कम निर्भर करता है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस करते हैं। और जो वेग नियम व्यंजक होता है, वेग नियम व्यंजक में जो वैल्यू लिखी जाती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, प्रयोगों के आधार पर निकाली गई होती हैं। तो इसी के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक अब हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है। तो एक सामान्य अभिक्रिया हम कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल ए इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ए अभिकारक है। इसी प्रकार से बी इसका गुणक है और कैपिटल बी अभिकारक है। ये उत्पाद बनाता है सी और डी, और स्मॉल डी उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक हैं। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी डी अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता के स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। अब इसके लिए हमें वेग नियम व्यंजक लिखना है। तो वेग व्यंजक कैसे करके लिखेंगे, वेग समानुपाती होगा ए की सांद्रता की घात एक्स, हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है, और बी की सांद्रता की घात वाई, हमें ये भी नहीं पता कि वाई यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पे 3 है ए का मान तो ये जरूरी नहीं कि एक्स का मान भी 3 ही हो। यहाँ पे b का मान सपोज 2 है तो ये जरूरी नहीं कि y का मान भी क्या हो, 2 हो। ये इससे भिन्न भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। ये एक्चुअल में कैसी वैल्यूज़ होती हैं, प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं। प्रयोगात्मक रूप से हम जब प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर यहाँ पे इनके मान निकाले जाते हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही यहाँ भी लिखी है, एक्स व वाई क्रमशः ए व बी के समान हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। अथवा नहीं भी मतलब ये भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती स्थिरांक हम यहाँ पे लगाएंगे के, जिसको हम वेग स्थिरांक भी कहते हैं। वेग बराबर हो जाएगा के ए की सांद्रता की घात एक्स और बी की सांद्रता की घात वाई। कल आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये सांद्रता को व्यक्त करते हैं, तो इसीलिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ए की सांद्रता की घात एक्स और बी की सांद्रता की घात वाई। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेग के लिए जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर के ए की सांद्रता की घात एक्स और बी की सांद्रता की घात वाई। ये समीकरण 1 है जिसको हम अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अवकल वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण कहने का आप मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अवकलन हम किसे कहते हैं, जब एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि के मान में परिवर्तन आता है तो उसकी जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक राशि के रेस्पेक्ट में दूसरी राशि में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं और के को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। एक चीज़ और है कि अभिक्रिया के वेग व अभिकारकों की सांद्रता के जो मध्य ये संबंध हमने स्थापित किया है इसको क्या कहते हैं, वेग व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसको हम क्या कहते हैं, वेग व्यंजक कहते हैं। इसके बाद आता है रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे हमें ये तो पता है कि के क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, लेकिन ये वेग स्थिरांक की परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे वो जान लेते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक पदार्थों की सांद्रता जब एक इकाई होती है, एक इकाई मतलब यूनिटी होती है, एक होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग स्थिरांक कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई होने पर, प्रत्येक अभिकारक पदार्थ की, ठीक है, 2 हैं तो दोनों का भी क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, 3 है तो तीनों का 1-1 होना चाहिए, होने पर अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा
कि अगर यहाँ भी क्या हो जाए, 1 हो जाए और यहाँ भी 1 हो जाए, तो इस कंडीशन में ये वाला k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये भी बहुत ईजी है। अभी हमने यहाँ पे ये रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा था कि वेग बराबर k, a की सांद्रता की घात x और b की सांद्रता की घात y। तो जब किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं के घातांकों का योग, यानी कि x प्लस वाई जो होगा, इनकी सांद्रता की घातांकों का जो योग होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातांकों को योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या फ्रैक्शनल भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, 1/2, 3/2, इस प्रकार से हो सकती है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि शून्य कोटि का क्या मतलब है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट जो होते हैं, अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन आता है वो लगभग नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, उसमें उसके कंसंट्रेशन में चेंज ना के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और अब आगे देखते हैं कि जैसे उदाहरण दे रखा है हमें, वेग बराबर k, ठीक है, और a की सांद्रता की घात 1/2 और b की सांद्रता की घात 3/2। तो कोटि क्या हो जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हो। a की सांद्रता की घात कितनी है, 1/2, b की सांद्रता की घात कितनी है, 3/2। तो दोनों जुड़ जाएंगे, 1/2 धन 3/2, दोनों जुड़ेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4/2 कितना आ जाएगा, 2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि वेग बराबर k, a की सांद्रता की घात 3/2 और b की सांद्रता की घात -1। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद सॉल्व करोगे, जोड़ तो आपको आना ही चाहिए। इसके बाद आती हैं प्राथमिक अभिक्रियाएं व जटिल अभिक्रियाएं। ठीक है, ये टर्म्स आगे यूज होंगे, इसलिए यहाँ पे दे भी रखा है और हमें जानना भी चाहिए कि ये होता क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन या प्राथमिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो एक स्टेप में, एक पद में पूर्ण हो जाती हैं, जबकि जटिल अभिक्रियाएं वे होती हैं जो पूर्ण होने के लिए एक से ज़्यादा स्टेप्स लेती हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो एक प्रायोगिक मान है, और हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को देख के आप नहीं बता सकते कि इसकी कोटि क्या होगी। हाँ, आप उसका मात्रक देख के बता सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आइए जानते हैं कि वेग स्थिरांक के लिए मात्रक या इकाई की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। और